हाँ, तो हम लोग गति का नियम पढ़ेंगे जिसमें 1687 ईस्वी में इस नियम को दिया गया था। यानी सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में यानी 1687 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था या लिखा था या कह सकते हैं या वर्णन किया था। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूटन के गति के नियम में क्या दिया गया है। तो इसमें 3 नियम के बारे में बताया गया है। अब न्यूटन के गति का पहला नियम की हम बात कर लेते हैं तो क्या है। तो पहला नियम गैलीलियो के जो जड़त्व का नियम दिया गया था उसी से संबंधित है, बोल सकते हैं। यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बोल सकते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम में क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रथम नियम, तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहना चाहता है। कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहता है। कोई वस्तु किसी दिशा में जा रहा है तो वह उसी दिशा में जाना चाहता है, जब तक कि कोई वाहवल कार्य ना करे, जब तक कि कोई वाहवल कार्य ना करे। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, किसी भी पिंड का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपनी पूर्व की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि कोई वाहवल कार्य ना करे। मतलब बेंच है, बेंच चाहता नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं। इसको जब तक हम छोड़ देंगे 50 साल यहीं पे रह जाएगा, जब तक इसका लाइफ है जब तक यहीं पे रह जाएगा। नहीं, लेकिन हम जाते हैं, अब बाहुबल लगाते हैं, खींच के इधर या उधर घिसका देते हैं। नहीं, तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम में बताया गया है कि कोई भी वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। कोई भी ट्रेन चल रही है तो रुकना नहीं चाहती है, लेकिन ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक मार के ट्रेन को रोक देता है। कोई भी अगर मान लेते हैं उधर से कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है तो मुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आप डंडा लेके खड़े हो गए तो मजबूरी में तो उसको मुड़ना ही पड़ेगा। नहीं, उसी प्रकार से और भी कोई भी साइकिल, अगर साइकिल चालक चला रहा है तो रुकना नहीं चाहता है, मुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उसको बल लगाकर क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। आप साइकिल चला रहा है, आगे हांडी लगे पकड़ लीजिएगा टाइट होके तो क्या होगा? साइकिल रुकिए ना जाएगा। तो रुकना नहीं चाह रहा लेकिन आप रोक दिए। उसी प्रकार से और भी चीजों के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ट्यूबलाइट बंद होना नहीं चाहता है, लेकिन हम स्विच दबा के क्या कर देते हैं? वो हमेशा जलते रहना चाहता है, लेकिन हम उसको स्विच दबा के क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो यही है आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यानी कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, वह अपनी पूर्व की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, लेकिन हम बाहुबल लगाकर उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। अब दूसरा है, दूसरा नियम में क्या है बताइए? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, तो दूसरा नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम जानते हैं कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम ही बल की परिभाषा देता है या सूत्र देता है, बोल सकते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं संवेग परिवर्तन की दर यानी P2 माइनस P1 बटा कितना? T किसके समानुपाती है? आरोपित बल का समानुपाती है कि नहीं है? लैंग्वेज क्या है? तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। ये कौन बता रहा है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और इसी से हम निकालेंगे बल का सूत्र। क्या निकालेंगे इसे? बल का सूत्र। आप जानते हैं ना संवेग को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P2 माइनस P1 का मतलब क्या? हम जानते हैं कि इस वस्तु को जब हम फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इसके संवेग में क्या हुआ? परिवर्तन। अगर संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तो ये वस्तु कभी रुकेगा नहीं है, फेंकेंगे तो ये चलते चला जाएगा, इसका कोई लिमिट। लेकिन हम जानते हैं कि संवेग परिवर्तन होता है। क्यों होता है संवेग परिवर्तन? क्योंकि पृथ्वी द्वारा इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लगाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए इसका संवेग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। कोई भी गाड़ियां जब चलती है तो आप चलाते जाते हैं, कभी कभी एक्सीलेटर उसका कम हो जाता है तो फिर एक्सीलेटर देते हैं, फिर तेजी से चलता है। यानी संवेग घटता है तो संवेग को हम फिर बढ़ाते हैं ना एक्सीलेटर दे देकर। हम बार बार एक्सीलेटर क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उसका संवेग एक समान रूप से नियत बना रहे। नहीं, तो याद रखिएगा संवेग बराबर फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने क्या होता है? वेग। द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी P बराबर mv होता है,
पढ़े हैं ना, P बराबर mv। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं कि इसको बराबर में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जिसका नाम है k। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम P2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर mv है, तो P2 बराबर क्या होगा, mv2 लिख सकते हैं माइनस mv1 बटा t, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं P बराबर mv, तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर mv2, द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। अब बताइए इसको हम फेंकेंगे तो इसका मास बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, तो द्रव्यमान में चेंज कहाँ कर रहे हैं, हम वेग में चेंज कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू M कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, V2 माइनस V1 बटा T बचेगा ना, बचेगा। फिर आप जानते हैं F बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू M, और जानते हैं ना V2 माइनस V1 बटा T क्या होता है, त्वरण क्या होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है ना। अब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। तब V2 माइनस V1 बटा T यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ए। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ए। अब हम यहाँ पे K बराबर कितना लेंगे, एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो F बराबर कितना मिला, बल की परिभाषा मिला, बल का सूत्र मिला ना, F बराबर ma यानी बल का सूत्र मिलता है किससे, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। किसकी मिलती है परिभाषा, बल की परिभाषा या बल का सूत्र मिलता है। अब बात करते हैं, और भी इसमें है, बस इतना जरूरी है हमें जानना। हम जानते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम में क्या है बताइएगा, तीसरा नियम बताइएगा, क्रिया के प्रति, हाँ तीसरा नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसको हम एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं। एक्शन रिएक्शन रूल, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जब हम किसी वस्तु के ऊपर क्रिया बल लगाते हैं तो उसके तरफ से क्या लगाया जाता है, प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो वो भी तो गाली देता है, नहीं हम हो सकता है हम एक गाली दे तो 4 गाली दे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि गद्दा के ऊपर मुक्का मारते हैं तो चोट लगता है, हल्का फल्का थोड़ा सा महसूस होता है। बालू के ऊपर मारेंगे तो थोड़ा सा लगेगा, न लगेगा, गीली मिट्टी पर मारेंगे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन दीवार पर मारेंगे या लकड़ी पर मारेंगे ज्यादा लगेगा, लोहा पर मारेंगे और ज्यादा लगेगा, पत्थर पर मारेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, जब हम गद्दा पर मार रहे थे मुक्का तो गद्दा में क्या हो रहा था, गद्दा यहां तक था, यहां चल जाता है, यानी उसका संवेग क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़े थे कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को कहाँ खींच लेता है, क्यों खींचता है, उसके संवेग में परिवर्तन करने के लिए ना। और जब संवेग में परिवर्तन होगा तो चोट लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से जब गद्दा धंस जाता है तो हाथ में चोट लगता है, लेकिन इसको मारते हैं तो ये धंसता है, इसीलिए चोट क्या लगता है, ज्यादा लगता है, बोल सकते हैं ना। जब हम ठोस चीज को मारते हैं तो हमारे हाथों पे चोट ज्यादा लगता है, लेकिन कोई फॉर्म हल्का चीज, लिक्विड या कुछ कह सकते हैं स्पंजी चीज को हम जब मारते हैं तो चोट हमें कम लगती है, चोट लगती है लेकिन कम लगती है। तो इसका कारण है कि जब मारते हैं तो धंस जाता है, जिससे संवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो उसमें क्या होगा, एक्शन रिएक्शन कम ना हुआ। अरे गद्दा को मारे तो एक्शन, हम गद्दा को मारे तो धंस गया, लेकिन वो रिएक्शन दिया कहाँ, एक्शन किया लेकिन रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन इसके ऊपर एक्शन किए तो रिएक्शन मिल गया, मतलब चोट लगा। गद्दा के ऊपर एक्शन किए लेकिन रिएक्शन ओवर नहीं दिया। हम इसको मार रहे हैं तो भी हमको मार रहा है, हम इसको अगर मार रहे हैं तो भी हमको मार रहा है, मतलब हम एक्शन किए तो रिएक्शन दिया। तो याद रखिएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या बताता है, एक्शन रिएक्शन बताता है, यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नहीं यानी किसी पिंड द्वारा लगाया गया क्रिया बल उसके विपरीत दिशा से लगाए गए प्रतिक्रिया बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। बोल सकते हैं ना, समानुपाती का मतलब जितना तेजी से मारेंगे उतना तेजी से वो भी हमको मारेगा, जितना कस के मारेंगे चोट उतना ही ज्यादा लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम नाव किनारे पर आ गया, नाव पर से हम कूदते हैं ना बाहर की ओर, तो कूदते हैं तो जितना तेज गति से उछलेंगे उतना तेज गति से नाव पीछे की ओर ढकलाएगा ना होगा ऐसा। अगर मान लेते हैं कि नाव पर हम पानी में नाव है उस पर हम खड़े हैं, हम चाहते हैं कि जंप करके उधर चले जाएं,
नहीं, तो क्या होगा, हम जंप करते हैं तो नाव भी तो पीछे की ओर भागता है, क्योंकि जब तक हम क्रिया बल नहीं लगाएंगे प्रतिक्रिया बल देगा नहीं देगा। यानी हम वहां पे क्रिया बल लगाए तो प्रतिक्रिया बल कौन दिया, वो हमको उछला के भेज दिया उधर। उसी प्रकार से आप देखे होंगे घोड़ा गाड़ी जब टमटम को खींचता है तो क्या करता है, क्रिया बल पीछे की ओर लगाता है, तो प्रतिक्रिया बल कहाँ होता है, आगे की ओर होता है ना। हम लोग भी जब चलते हैं तो क्रिया बल कहाँ लगाते हैं, पीछे की ओर, हम कहाँ जाते हैं, यानी हम एक्शन किए पीछे, रिएक्शन कहाँ मिला, आगे। उसी प्रकार से रॉकेट में भी देखते होंगे जब ईंधन का दहन होता है तो ईंधन का दहन जितना तेजी से पीछे होगा उतना तेजी से रॉकेट कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। आप सिंपल आप समझिए ना, आसमान तारा आप जलाए हैं ना, तो आसमान तारा में जो जलाते हैं तो तेजी गति से ऊपर देखिए, यहाँ पे कैसा रहता है, नोकीला रहता है ऐसा बना हुआ, क्यों रहता है, ताकि हवा इसे रोक नहीं पाए या कम बल लगाए, बोल सकते हैं। इसीलिए जितना भी रॉकेट होता है, जितना भी आसमान तारा होता है, सबको नुकीला बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम जैसे ही आग जलाते हैं तो पहले क्या निकलता है, हल्का फुल्का चिंगारी निकलता है, बुरादा जलता है, फिर अचानक तेज गति से जलता है, फिर अचानक उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्शन होगा तो रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। फिर और इसमें देखते होंगे एक पटाखी यहाँ पे लगा हुआ रहता है, क्यों रहता है बता सकते हैं। आसमान तारा के अंदर भी एक पटाखी लगा हुआ रहता है ना, जाके ऊपर ब्लास्ट करता है। इसका मतलब इसीलिए लगा हुआ रहता है कि अगर आसमान तारा ऊपर जाके अगर आवाज नहीं करेगा, फटेगा नहीं, तो हो सकता है कि इसमें जो आग आप लगाए हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरकर किसी के छप्पर पर गिर जाए, किसी के पिंज पर गिर जाए, तो उसी से बचाने के लिए ऊपर में ही इसको ब्लास्ट करवा दिया जाता है, ताकि छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो हवा के संपर्क में जल्दी ठंडा हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो हवा के संपर्क में आने से जल्दी ठंडा हो जाएगा ना। लेकिन अगर पूरा रहेगा, नहीं फटेगा, तो हो सकता है कि जलते जलते कहाँ आ जाए, किसी के पिंज पर, किसी के ऐसे जगह पे जहां आग लगने की संभावना होती है। इसीलिए इसके अंदर भी पटाखा जोड़ा जाता है। नहीं, हो गया ना, और भी कुछ है इसमें, है बोलिए, और है ना इसमें है। इसके बाद क्या है, आवेग। अगला देखिए है आवेग, पढ़ना है हमें। आवेग को इंपल्स बोला जाता है क्या, हाँ इंपल्स है। इंपल्स का डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से है, अल्प समय, किसी वस्तु के ऊपर अल्प समय के लिए लगाए गए बल की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी पिंड पर अल्प समय के लिए लगाए गए बल की मात्रा को क्या कहते हैं। जैसे हथौड़ा से हम मारते हैं ना, हथौड़ा से मारते हैं तो क्या मार ले रहते हैं कि मारते हैं फिर हथौड़ा अलग हो जाता है, तो अल्प समय के लिए ना बल कार्य किया। हथौड़ा जो है वो किसी वस्तु के ऊपर मारते हैं तो अल्प समय के लिए किया गया कार्य हो गया। किसी को चाटा मारते हैं तो अल्प समय के लिए वो किया गया कार्य हुआ। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि जो भी काम अल्प समय के लिए होता है, इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, आवेग, इंपल्स कहते हैं। आवेग को किससे सूचित करते हैं, टॉर्क। किससे सूचित करते हैं, टॉर्क द्वारा। और टॉर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज छोटा छोटा टॉपिक है। हाँ, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, देखिए टा जैसा है ना, टॉर्क टा जैसा है ना, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, यानी आवेग बराबर बल गुने समय परिवर्तन होता है, या अल्प कह सकते हैं अल्प समय अंतराल में लगाया गया बल है। डेल्टा टी का मतलब अल्प समय में लगाया गया बल है। अब हम बात करते हैं मात्रा का, तो मात्रा क्या होगा, तो बल का न्यूटन और समय का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। मात्रा क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, या क्या लगा सकते हैं, केजी मीटर, और ये क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। फॉर्मूला में क्या होता है, न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ गुना है, एक और सेकेंड है, तो ये सेकेंड से सेकेंड को काट जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। केजी मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। अगर हम सीजीएस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एफपीएस में लिखेंगे तो क्या होगा, पाउंड हो जाएगा, फीट पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें बल की चर्चा है ना, इसलिए कौन सी राशि हो जाएगा, सदिश राशि। बस इतने इसमें जानकारी आप रखिए। हाँ, तो अब एक किसे कहते हैं, किसी पिंड के ऊपर अल्प समय के लिए लगाए गए बल की मात्रा को ही क्या कहते हैं,
आवेग कहते हैं। आवेग को टॉर्क द्वारा सूचित किया जाता है और टॉर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी होता है। मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। MKS मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होता है और FPS मात्रक पाउंड फीट पर सेकंड होता है। और कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। बस इतने याद रखना है इसमें। अब हम लोग घर्षण के पास चलते हैं। घर्षण है ना, घर्षण, फ्रिक्शन इसको कहते हैं। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो आप फ्रिक्शन आज से नहीं, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद रहता है फ्रिक्शन, लेकिन बोलने नहीं आता है। याद रहता है दिमाग में, लेकिन आप बोलने से इसको कतराते हैं। कैसे बोलिएगा, तो सिंपल आप साधारण वर्ड में बोल सकते हैं कि किन्हीं दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण। किन्हीं दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले बल को ही घर्षण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हमारा एक सतह ये हो जाएगा, दूसरा सतह ये हो जाएगा, हम इसके ऊपर इस प्रकार से क्या करेंगे, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। एक इधर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में बल हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, घर्षण के कारण यहाँ पे हाथ गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ गर्म। इसलिए ठंडा में देखते होंगे आदमी जो कुड़ते जाता है वो ऐसे ऐसे करते जाएगा। क्यों, क्योंकि हाथ गर्म होगा तो बॉडी भी क्या होगा, गर्म होगा। आप देखे होंगे किसी बच्चे को अगर ठंड लग जाती है तो उसके पैर जो तलवे होते हैं ना, उसमें गर्म तेल करके ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, जिससे क्या हो, उसका बॉडी गर्म हो जाए और ठंडा दूर हो जाए। नहीं, हाँ, तो घर्षण कहाँ कहाँ पे हम लगाते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे हाथ में निशान जो है ना, इसके कारण हमारा हाथ गर्म होता है। तेल हाथ में लगा लीजिए, हाथ रगड़िए तो गर्म नहीं होगा, क्योंकि घर्षण घट जाएगा ना। जब घर्षण घट जाएगा तो गर्म होगा जी, नहीं होगा। आप जानते हैं कि कोई भी इंजन में मोबिल या ग्रीस क्यों दिया जाता है, ताकि घर्षण कम हो जाए। चलिए हम लोग घर्षण के बारे में और भी जानते हैं। घर्षण के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। हाँ, तो 3 प्रकार घर्षण के हैं। पहला बताइए, स्थैतिक घर्षण है जी, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण है। दूसरा है सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण है, सीमांत घर्षण। और तीसरा है गतिक घर्षण। तीसरा क्या होगा, गतिक घर्षण हो जाएगा, गतिक घर्षण। अब देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है डेफिनेशन, इसके नाम में ही सारा डेफिनेशन छिपा हुआ है। अब देखिए नाम है स्थैतिक, तो सुनने में ना लग रहा है स्थिर। स्थैतिक का मतलब स्थिर, मतलब कि जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु रखा हुआ है और हम ऊपर वाले वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं, फिर भी वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, स्थिर है। मतलब क्या है, अगर वह स्थिर है, इसका मतलब कैसा घर्षण लग रहा है दो सतहों के बीच, स्थैतिक घर्षण। जैसे मान लेते हैं कि नीचे ट्रक खड़ा है, हम गए और उसको धक्का दे रहे हैं, लेकिन हमसे हिला डोला भी नहीं, इसका मतलब पहिए और जमीन के बीच कैसा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। कैसा घर्षण, यानी जब बल लगाने के बाद उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसका मतलब कि दोनों सतहों के बीच कैसा घर्षण लग रहा है, स्थैतिक घर्षण लग रहा है। देखिए नाम से मिल गया ना। दूसरा है सीमांत घर्षण। सीमांत का मतलब एक निश्चित सीमा तक दोनों के बीच घर्षण बल लगा हुआ है, और जैसे ही हम बल का मान बढ़ाएंगे तो वह चलने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलने के लिए मान लेते हैं बेंच है, बेंच छोटा बच्चा से नहीं ढकला रहा है ना, तो खींचा जा रहा है, एक बच्चा को और बुला लेगा तब तो खींच लिया ना, खींच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सीमांत घर्षण। मतलब एक निश्चित सीमा तक दोनों के बीच घर्षण बल लगा हुआ है, जैसे ही बल का मान बढ़ाया जाता है तो वह चलने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ऊपर से, हाँ, पाइप ले थी ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा सीमांत घर्षण में, कि जैसे ही बल का मान बढ़ाते हैं तो वह चलने के लिए तैयार है, यानी एक निश्चित सीमा तक ना हम बल लगाए। और गतिक घर्षण में क्या है,